नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और आज सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिलने वाला है। बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली है। एक कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी में लगभग तय है कि वो जा रहे हैं। नाम सामने नहीं आया। अगले 48 घंटे में ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। विधायक पहले भी बीजेपी में ही रह चुके हैं, तो अभी नाम सामने नहीं है, लेकिन चर्चाएं तेज है। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका। और जैसे कि हम बार बार बात करते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी की, इलेक्शन के आसपास किस तरह से दूसरी पार्टी के लोग, और इसमें दोनों ही बातें होती हैं। देखिए, पहली तो ये कि बीजेपी की स्थिति बेहतर समझ के लोग खुद ही अपनी पार्टी को छोड़कर जाते हैं बीजेपी में। दूसरा कि बीजेपी की भी कोशिश ये रहती है कि वो नेता जिनका जनाधार मजबूत है वो पार्टी को ज्वाइन कर ले। आप किसी भी स्टेट में देख लें, यही तस्वीर आपको नजर आएगी। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगले 48 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो विधायक कौन है, उनका क्या जनाधार है। बीजेपी में अगर आते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा, और बीजेपी में अगर आ रहे हैं तो उन्होंने भी ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया होगा। उनको लगा होगा कि बीजेपी जो है वो अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजियां हैं, और शायद कई बार टिकट कटने का डर भी रहता है। तो बहुत सारे पहलू होते हैं। लेकिन अगले 48 घंटे के अंदर तस्वीर साफ होगी कि वो विधायक कौन है। लेकिन ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली आकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। और इस खबर के बाद ही जो है अब हलचल काफी तेज हो गई है उत्तराखंड कांग्रेस में। और यकीनन हरीश रावत का स्टेटमेंट आने का सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पार्टी बहुत सही चल रही है, बहुत मजबूत स्थिति में है। फिर भी ये मान के चलिए कि शायद उनका नेतृत्व या जिस तरह से वो चला रहे हैं, हो सकता है कि उससे नाराजगी हो। तो बड़े सारे सवाल हैं उनके दावे, क्योंकि यहाँ पर फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं अगर कोई कांग्रेस का विधायक बीजेपी को ज्वाइन करता है तो। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपांकर, अब तो सवाल सबके मन में यही है कि भाई वो विधायक कौन है। ये जो खबरें आ रही है वो खबर ये है कि गढ़वाल से कांग्रेस के विधायक है, उत्तरकाशी से जो विधायक है राजकुमार, ये खबरें सूत्रों के हवाले से कि राजकुमार बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। 10 विधायकों में से एक विधायक है कांग्रेस के, और आज ये दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। 10 विधायकों में से एक विधायक है कांग्रेस के, और आज ये दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत संभावनाएं आज की हैं, लेकिन आज अगर ज्वाइनिंग किसी सूरत में नहीं हो पाई तो कल ये ज्वाइनिंग होगी। पहले दिन से अटकलें थी कि राजकुमार यहां पर कांग्रेस छोड़ेंगे, उनकी नाराजगी यहां पर पार्टी को लेकर थी। लेकिन चुनाव से पहले एक कांग्रेस विधायक का बीजेपी में चले जाना, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। जबकि कांग्रेस के 11 विधायक थे, इंदिरा हृदयेश का निधन हो चुका है, और इससे पहले प्रीतम सिंह पंवार यहां पर कांग्रेस में आ चुके हैं, माफ कीजिए बीजेपी में आ चुके हैं। और ऐसे में अब राजकुमार भी अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो 2016 में कांग्रेस में आए थे, और वो भी टिहरी से, प्रीतम सिंह पंवार भी टिहरी में। उनसे पूछते हैं कि ये जो पूरा बीजेपी सब खींचतान जो कर रही है, ये क्या मकसद है? देखिए, खींचतान नहीं है। हम लोग तो आपको मालूम है किन परिस्थितियों में गए थे। एक अपरिपक्व नेतृत्व देश का, और एक भ्रष्ट चेहरा उत्तराखंड में, जो खुलेआम है, जिसको पूरे देश ने देखा कि 25 करोड़ कमा लो, 30 करोड़ कमा लो, मंत्री बन जाओ, मैं आंखें बंद रखूंगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे निर्णय को जनता ने मोहर भी लगाई है, इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। आज परिस्थिति है कि जिस तरह हम लोग कई बार कह चुके हैं कि डूबते जहाज में रहना कोई बुद्धिमानी नहीं होती। ये सभी लोग जो आ रहे हैं, ये अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, वो जानते हैं कि डूबते जहाज में बैठे रहने से कहीं ना कहीं उनको भी डूबना पड़ेगा। हरीश रावत तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी प्रलोभन बीजेपी देने को तैयार है, किसी भी सूरत में बीजेपी में लोग ले जाने को तैयार है, बीजेपी वाले कांग्रेस के लोग। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो क्या 11 सदस्यीय दल को तोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम होता शुरुआत में? आज चुनाव सामने आ रहा है, सबको लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो जीनत, आपने सुना सुबोध उनियाल जो 2016 में बागी हुए। तो जरा पूछेगा कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अगर शामिल कराते हैं तो आपके कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? पहले से ही कई बार हम नाराजगी की खबरें देखते हैं, तो क्या इसका कोई असर नहीं होगा? और क्या आपके पास अपने नेता नहीं है? कांग्रेस के भरोसे हैं आप? बीजेपी खुद में इतनी मजबूत है, आपके अपने नेता नहीं है जो आप कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं, और इसकी नाराजगी आपके कार्यकर्ता को नहीं झेलनी पड़ेगी? देखिए, राजनीतिक दलों में लोगों का आना जाना लगा रहता है, और परिवार अगर बड़ा हो रहा है तो इसमें कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं हो सकता जिसको पार्टी के प्रति स्नेह हो, पार्टी के प्रति जिसकी श्रद्धा हो, कि वो कार्यकर्ताओं के आने के बाद,
क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एक कार्यकर्ता के तौर पे होती है, तो कार्यकर्ताओं का परिवार बढ़ना ये मैं समझता हूँ कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं होता। तो जीनत, इसके अलावा और जो बड़ी खबर वो ये है कि कांग्रेस के जो 2 विधायक और हैं, जिस बात का दावा दिलीप सिंह राव जो लैंसडाउन के विधायक थे उन्होंने किया था कि 3 विधायक संपर्क में, राजकुमार के बाद 2 विधायक और, इनमें एक गढ़वाल मंडल से और एक कुमाऊं मंडल से, ये भी लगातार बीजेपी के संपर्क में। और अगर कांग्रेस के विधायक इसी तरह टूटते रहे तो कांग्रेस के लिए 2022 की चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर हमारी इस पर भी रहेगी कि कांग्रेस से कौन बीजेपी में आता है और क्या बीजेपी के पास वाकई अपने नेता नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कहने और करने वाली राजनीति का जो फर्क है वो भी नजर आ रहा है। खैर, उत्तराखंड में 2 घंटे के भीतर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप चमोली में आज सुबह 5:58 पर आया है। भूकंप का केंद्र जोशीमठ के करीब रहा, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता जो रही वो 4.6 मापी गई है। दूसरा भूकंप जो है पिथौरागढ़ में सुबह 8:48 पर रहा, जिसकी तीव्रता 2.4 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, अभी की क्या अपडेट्स हैं? किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? जी मैं आपको बताऊं, बहुत मामूली सा ये भूकंप था। 2.4 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता थी। अमूमन 4 के भीतर के भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं क्योंकि जोन 5 का ये इलाका है। तो इस तरीके से नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भूकंप आया, लोगों में कुछ देर के लिए डर कायम हुआ। और असल में इसलिए भी ज्यादा दिक्कत इससे नहीं हुई क्योंकि इसकी जो गहराई थी वो तकरीबन 24 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही, तो धरती की ऊपरी सतह पर ये बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाया। जी ठीक, प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, चमोली की क्या स्थिति है अभी? जीनत, आपको बताना चाहूंगा चमोली में अभी स्थिति सामान्य है। हालांकि जिस तरीके से सुबह जो शुरुआत हुई सुबह की भूकंप के झटके के साथ, जिस तीव्रता के साथ जो है 4.7 की रिएक्टर स्केल पर जिस तरीके से भूकंप आया था, तो उससे निश्चित ही लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया था और लोग घरों को छोड़कर बाहर आ गए थे। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। जिस तरीके से जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय जो चाहे पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, जैसे जिस तरीके से जोन 5 में आते हैं, तो ये अपने आप में संवेदनशील है ही। लेकिन जिस तरीके से आज फिर एक बार से भूकंप का झटका जिस तरीके से आया, तो उसने लोगों में निश्चित ही दहशत का माहौल बनाया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज सुबह तीर्थ पुरोहितों के साथ सीएम धामी की बैठक हुई। ये बैठक कैंप ऑफिस में हुई है। बैठक में महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल और हरीश डिमरी मौजूद रहे। साथ ही 4 धाम के तीर्थ पुरोहित भी बैठक में शामिल हुए। तीर्थ पुरोहित की बात करें तो एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग वो कर रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये उनका पहला दौरा है। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे। जिले के अधिकारी से भी सीएम जो है मुलाकात करेंगे अधिकारियों से। वहीं टिहरी झील भी देखने जाएंगे मुख्यमंत्री। तो ये टिहरी का उनका आज का कार्यक्रम। उधर देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी देर रात राजधानी की सड़कों पर उतरे। खास बात यह रही कि वो घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते रहे। इस दौरान उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को भी सबक सिखाया। साथ ही घंटाघर से राजपुर तक सभी ट्रैफिक लाइट को सुचारू करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए। खाकी से डरना, ठीक है, और खाकी से भी मत डरो। कम से कम संस्कार लाओ अपने में। हमारे अंदर है क्या संस्कार है? तुम में रात को 12 बजे तुम शराब पी के जा रहे हैं। सर हम तो जा रहे हैं सर। नहीं, जाओगे नहीं तुम, तुम्हारे फादर को हम बुलाएंगे सर, सॉरी सर, और उनको बताएंगे कि ये तुम्हारा यहाँ पर पैसा भी खींच रहे हैं। नहीं सर, ये कर रहे हैं, ठीक है। बुलाओ चीता को और इनको बैठाओ। इनके फादर को बुलाना, उनको ऐसे ही नहीं जाने देना, ठीक है। फादर को बुलाना, उनको हैंड ओवर करना, ठीक है। मेडिकल। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इससे पहले ही इलेक्शन में जा सकती है। इसमें सियासी हलचल और बढ़ा दी है। मार्च 2022 में मौजूदा उत्तराखंड सरकार को 5 साल पूरे होंगे और इसी लिहाज से माना जाए तो जनवरी या फिर फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अब बदले सियासी घटनाक्रम में चर्चा जोरों पर है
कि सरकार अक्टूबर या फिर नवंबर में ही चुनाव में जा सकती है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की घुसपैठ, एकजुट हो रही कांग्रेस को बीजेपी और समय नहीं देना चाहती। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि वो किसी भी समय चुनाव मैदान में उतर जाएं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी हर स्तर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हैं कि जहां पर आके मुकाबला करना चाहते हैं, हम वहां पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। कांग्रेस की ललकार को बीजेपी तवज्जो नहीं देना चाहती और सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव समय पर होंगे, कांग्रेस से कोई डर नहीं है। कांग्रेस की प्राथमिकता इस राज्य में है ही नहीं। कांग्रेस कहीं नहीं है। इस राज्य के लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और राज्य के लोग जानते हैं कि भस्मासुर को आशीर्वाद देकर के क्या स्थिति हुई थी। निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे। अब बीजेपी ये जरूर कहती है कि उन्हें कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है और चुनाव समय पर होंगे, लेकिन ये भी सच है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और ऊपर से अफसरों के होते तबादले ने भी चुनावी चर्चा को हवा दे दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस में नेता जोड़ने तोड़ने को लेकर खींचतान जारी है। हरीश रावत का कहना है कि 2016 की तरह बीजेपी हर लालच दे रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस जहाज के कप्तान को जनता ने डुबो दिया हो, वहां कौन सुरक्षित रह सकता है। चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी उठापटक चरम पर है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में आने को बेताब हैं। इस बात से कांग्रेस में बेचैनी तो नहीं बढ़ी, उल्टे कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 3 विधायक की बात करने वाले विधायक को टिकट मिलेगा या नहीं, ये नहीं पता। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इन दिनों 2016 की तरह हर लालच देने को तैयार है और अपने नेताओं की चिंता कांग्रेस कर रही है। कई लोग संपर्क में हैं लोगों के, और तथ्य यह है कि भाजपा में इस समय करीब करीब भगदड़ जैसी स्थिति है। आंतरिक असंतुलन, झगड़े और भविष्य की असुरक्षा, ये सब असर कर रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस नेताओं को टटोल रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को टारगेट पर लिया है, जिनके लिए कांग्रेस में दरवाजे खुले हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस के कप्तान पर ही सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उससे लोग बचना चाहते हैं, कोई नहीं डूबना चाहता। जनता ने कप्तान को डुबो दिया है, तो उनके नेतृत्व में कौन व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जब कप्तान ही सुरक्षित नहीं है। बीजेपी इन दिनों कांग्रेस में ऐसे नेताओं की नब्ज टटोल रही है जो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने घर को संभालने के साथ बीजेपी से भगदड़ का इंतजार कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में नए गवर्नर की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा बैठाई गई जांच का क्या होगा। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का मामला हो या ओपन यूनिवर्सिटी का, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का मामला हो या फिर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन का मामला हो, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस पर कड़ा रुख अपनाया था। लेकिन अब सूबे में नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की नियुक्ति हो चुकी है। नए गवर्नर को भी इन जांचों पर कड़ा रुखी अपनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी को लेकर फजीहत होती है, उससे हायर एजुकेशन की छवि खराब हो रही है। अब जो जांच है, उस जांच को निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट गवर्नर जो आ रहे हैं, उनको उस जांच में कहीं भी पक्षपात की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी, अभी हमें लगता है कि अब शायद अगर गवर्नर बदला है तो कुछ मामले जांचों में तेजी आए, और यदि अगर कुछ जांचें बहुत प्रभावित होंगी अगर मामला अगर सही नहीं हुआ इनका तो। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री मानते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, वो यूजीसी के नियमों के तहत की गई हैं। उच्च शिक्षा में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार होते हैं। जो लड़का पीएचडी होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, जो सेट होता है, जो गेट होता है, जो नेट होता है, और बिना योग्यता के कोई नौकरी नहीं लग सकती। कम से कम भारत सरकार के जो नॉर्म्स हैं यूजीसी के, उन्हीं नॉर्म्स पे नौकरी लगता है। और मैं कह सकता हूँ जितनी पारदर्शी नियुक्ति हमारी सरकार ने दी है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। सवालों में रहने वाली प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हालात को सुधारना नए गवर्नर के लिए बड़ा चैलेंज है। साथ ही पारदर्शिता के साथ साथ जल्द स्टूडेंट्स के भविष्य से खेलने वालों पर कार्रवाई भी होनी जरूरी है।
न्यूज 18 के लिए रुड़की से मनोज जुआल के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल में एप्पल टूरिज्म के साथ फल किसानों को उन्नत सेब की खेती से जोड़ा जा रहा है ताकि आमदनी के साथ पर्यटन को भी बढ़ाया जा सके। नैनीताल के रामगढ़ में ये सेब की नर्सरी किसानों के लिए उम्मीद जगा रही है। बंजर जमीन पर डीएम नैनीताल द्वारा तैयार की गई ये नर्सरी उन्नत सेब के पौधों से लहलहा रही है। सेब के इस पहले बागान से पहाड़ी काश्तकारों में खुशी की लहर है। इस पर प्रजाति वाले सेब के व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। 3000 से ज्यादा तैयार पौधों को किसानों को सस्ते दामों पर देकर सेब की खेती से जोड़ा जा रहा है। कुछ ज़मीनें सरकार ने यूज़ करी हैं, जो अभी हाईटेक जो हमारे वहाँ नर्सरी बन रही है, इससे हमारे ग्राम सभा बोहराकोट में इसको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। और जो है इसी तरह की अगर काम जो करते रहें सब लोग तो हमारे वहाँ पर अच्छा उत्पादन फलों का और इन ज़मीनों का यूज़ हो सकता है। जैसे अभी फार्म की ज़मीन में हाईटेक नर्सरी बन रही है। दरअसल 8 एकड़ बंजर जमीन पर नर्सरी को एक मुहिम के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें रेड डिलीशियस, ग्रेनी स्मिथ समेत कई अन्य पौधे रोपे गए हैं जो अब तैयार हो गए हैं। हालांकि डीएम नैनीताल कहते हैं कि एप्पल फार्मिंग में ट्रेनिंग सेंटर के साथ टूरिज्म स्पॉट भी तैयार किए जाएंगे, जिससे किसान सेब के साथ पर्यटन से भी लाभ कमा सकें। उद्यान की एक विशेषता ये भी है कि इसमें किसानों को हमारे ट्रेनिंग दी जाएगी जो यहाँ पे एप्पल फार्मिंग करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए पहला कंसेप्ट हम लोग यहाँ ला रहे हैं कि हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को भी इस जगह पे प्रमोट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉटेजेस बना रहे हैं, कैफे बना रहे हैं। सरकारी तौर पर तैयार इस नर्सरी से उन किसानों के लिए उम्मीद जगी है जो कम खेती में ज्यादा उत्पादन चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।